नौकरानी के भेष में मेरी पत्नी किसे घर बुलाती थी। सच जानकर मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि मैं आज अपने ऑफिस की एक जरूरी फाइल घर पर ही भूल आया था। एक जरूरी मीटिंग से पहले मुझे उस फाइल की जरूरत थी, इसलिए मैं 11 बजे ही घर लौट आया था। मेरे पास मेरे घर के बाहरी दरवाजे की चाबियां थी, इसलिए मैं खुद ही दरवाजा खोलकर घर के अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मैं आगे बढ़ा तो एक कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। मैंने जाकर देखा तो मेरी बीवी हंस हंस कर बातें करती नजर आ रही थी। दूसरी तरफ हमारी नौकरानी सिर पर दुपट्टा ओढ़कर बैठी थी। मैं जैसे ही आगे बढ़ा उन दोनों की नजर मुझ पर पड़ गई। मैं और उनकी तरफ बढ़ा तो नौकरानी ने झट से अपने दुपट्टे से मुंह ढक लिया और भागने की कोशिश की। मुझे शक हुआ क्योंकि वह तेजी से भागी थी और मैं उसे पकड़ नहीं पाया, मगर उसका दुपट्टा मेरे हाथ में आ गया था। काम वाली ने अपना दुपट्टा छुड़ाने के लिए पीछे मुड़कर देखा तो मेरी सांस ही अटक गई, क्योंकि नौकरानी के भेष में तो मेरा नाम रमेश है। मेरा जन्म एक अच्छे परिवार में हुआ था। मेरी शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी। वैसे तो मेरी शादी घर वालों की पसंद से ही हुई थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करने लगा था। मेरा लखनऊ से कानपुर ट्रांसफर हुआ तो मेरी बीवी भी जिद करने लगी कि मैं आपके साथ कानपुर आऊंगी, क्योंकि शादी से पहले वो कानपुर में ही रहती थी। मैंने कोमल को बहुत समझाया, देखो कोमल, कुछ दिन यहीं पर रुक जाओ, मुझे फ्लैट को सेट करवाने दो, फिर मैं तुम्हें भी बुला लूंगा। लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। इधर मेरे माता पिता भी मुझसे नाराज हो रहे थे कि अपनी बीवी को तो हमारे पास छोड़कर जाओ, लेकिन कोमल प्यार में जिद करती रही तो मेरा भी दिल पिघल गया और फिर मैं उसे अपने साथ कानपुर ले आया था। कानपुर आने के बाद हमारे अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई थी। हम दोनों खूब घूमते फिरते, होटल से ही खाना खाते, लेकिन वक्त के साथ असल जिंदगी की शुरुआत हो गई थी तो मुश्किलें पैदा होने लगी थी। मैंने एक पॉश एरिया में घर किराए पर लिया था, लेकिन साफ सफाई न होने के कारण वो बहुत गंदा हुआ था। जब मैं कोमल को सफाई करने के लिए कहता तो वो मुंह फुलाकर बैठ जाती और कहती, मैं काम वाली मौसी हूँ या बीबी हूँ। मैं उसे समझाता था, नेहा भाभी और पायल भाभी भी तो काम करती थी ना, तुम कर लोगी तो क्या हो जाएगा। तो वो चिढ़कर कहती, उन्हीं दोनों की वजह से तो मैं इधर ससुराल नहीं रुकी। वो खुद तो मशीन बनी हुई थी, मुझे भी मशीन बनाना चाहती थी। अब मैं उसकी इन बातों का क्या जवाब देता। मैं ऑफिस से आकर अकेले ही पूरे घर की सफाई कर देता। मेरे लिए इतना ही काफी था कि वो खाना बना लेती थी। खाना जैसा भी बनता मैं उसे खा लेता। हमारा सब कुछ अच्छे से चल रहा था। जिंदगी में शांति ही शांति थी। लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ, मेरी बीवी परेशान सी रहने लगी थी। बात बात पर गुस्सा हो जाती थी। एक दिन कोमल ने बताया, मुझे एक काम वाली मिल गई है। मैं कई दिनों से काम वाली को ढूंढ रही थी। वो बोली, काम वाली 2 घंटे के लिए आएगी और घर की सफाई करके जाएगी। मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो अब मुझे घर की सफाई तो नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन मुझे चिंता भी हो रही थी। मैंने कोमल को कहा, कोमल, ध्यान रखना, नौकरानी घर की सफाई करने आती है लेकिन सफाया करके भी चली जाती है। मेरी बात सुनकर वो हंस पड़ी थी और बोली, आप चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब एक बार फिर से घर में शांति आ गई थी। कोमल बहुत खुश और सज धज कर रहने लगी थी। मैं घर आता तो उसको बहुत खुश देखता था। मुझे यह तसल्ली हो गई थी कि चलो सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन एक दिन मैं ऑफिस की एक जरूरी फाइल घर पर भूल गया था।
घर पर जाकर जो देखा तो उससे तो मेरे होश ही उड़ गए थे। ये सब मेरे लिए असहनीय था, इसलिए मैंने कोमल को एक कमरे में बंद कर दिया था। देर रात जब मैं घर लौटा तो कोमल ने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया था। मैंने परेशान होकर दरवाजा खोल दिया और उससे पूछा, तो मुझे सीधे सीधे बताओ कि आज हमारे घर में नौकरानी के भेष में कौन मौजूद थी। तो वो बोली, आपको मेरी कसम है, पहले आप मेरी बात सुनो, फिर मैं आपको उससे मिलवा दूंगी। मैंने अपनी बीवी को एक मौका दे दिया था। मैं दिल से यही चाहता था कि वो मेरी सारी शंकाओं को झूठा साबित करे, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता था। कोमल ने अपने आंसू पोंछे और कहने लगी, रमेश, हम 7 बहनें और एक भाई थे। पिताजी दिहाड़ी मजदूर थे, माँ दर्जी थी। हम सब छोटे छोटे थे तो हमारे पेट भी छोटे थे। हमारे पेट माँ की सिलाई की कमाई से भर जाता था। जब हम बड़े हुए तो हमारी भूख भी बढ़ गई। अब कम खाने से कहाँ गुजारा होता था। माँ दाल बनाने का बर्तन चूल्हे पे चढ़ा देती और जी भर के दाल में पानी डाल देती, लेकिन हमें रोटी हर बार कम पड़ जाती थी। हम खाली पेट ही उठ जाते थे। जब कई दिन तक ऐसी ही मुसीबत सहनी पड़ी थी तो हमारी खाना खाने वाली चटाई तीतर बितर हो गई थी। हम सभी भाई बहन एक दूसरे से खाना छीन कर खाने लगे थे। मेरा सबसे छोटा भाई अबे, वो खाना मुट्ठियों में भर लेता। हम उसे कुछ नहीं कहते थे। जब सब लड़ झगड़ कर उठ जाते थे तो वो अपने छोटे छोटे हाथों से रोटी के टुकड़े निकालकर माँ को खिलाने लग जाता। जब माँ रोती जाती तो अबे अपनी कमीज के आंचल से माँ के आंसू पोंछ देता। मेरी सबसे बड़ी बहन 17 साल की थी और अब ये 4 साल का था। ये जो उम्र का अंतर था बहुत ही खतरनाक था। बहन की शादी की उम्र निकलती जा रही थी, लेकिन गरीब घर की लड़की से कौन शादी करता है। अब हम बहनों को अबे से बड़ी आशाएं थी। हम दिन गिन गिन कर काट रही थी कि कब वो जवान होगा और कब हमारी किस्मत खुलेगी। लेकिन जीवन का हर पड़ाव एक मृगजाल रहता है। अबे जवान हो गया और हम सब बहनें पक्की उम्र की होती गई। जब हम अपनी किस्मत पर रोते थे तो वो सबसे बड़ी बहन मीना के गले लगकर रो पड़ता। माँ अपना माथा पीट कर रह जाती। माँ अबे को बहुत समझाती थी कि तुम एक मर्द हो। जब एक औरत किसी मर्द के सामने असहाय होकर आंसू बहाती है तो मर्द अपनी हिम्मत जुटाकर उसके आंसू पोंछ देता है, खुद रोने नहीं बैठ जाता। मगर अबे को ये बातें कहाँ समझ में आती थी। उस बेचारे के भी हमारी तरह ही नसीब टूटे हुए थे। पढ़ाई से भी दूर हुआ था और हुनर से भी। जब वो 17 साल का हुआ तो माँ ने उसे बिजली का काम सीखने के लिए लगा दिया था, लेकिन तब तक उसके पास काम सीखने के लिए समय नहीं बचा था। माँ की आंखों की रोशनी बहुत कमजोर हो चुकी थी। वो सिलाई नहीं कर सकती थी। बड़ी बहन भी सिलाई से पीछे हट चुकी थी। अब सुबह शाम हमारे हालात एक जैसे थे। हम भूखे रहते तो पिताजी शाम को मस्त शराब पीकर आते थे और आकर बिस्तर पर ढेर हो जाते थे। माँ रात में भूख के कारण रो रही थी। अबे नींद से उठकर उनके पास गया और उनके गले लगकर रोने लगा था। फिर सुबह हुई तो उसने अपना फैसला सुना दिया। वो बिजली का काम नहीं सीखेगा, बल्कि दिहाड़ी मजदूरी करेगा, मेहनत मजदूरी करेगा। समय की मांग भी यही थी। तभी तो हम सभी चुप ही रहे। अब एक लड़का अक्सर अबे के साथ हमारे घर पर आता था। उसका नाम रोशन था। वो उम्र में अबे से काफी बड़ा था। शायद मुझसे भी वो 1-2 साल बड़ा ही था। वो माँ के आगे दिलासा देता कि चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो चोरी चोरी मुझे देखते रहता था। उसको मैं अच्छी लगने लगी थी और मुझे वो। उसने मुझे कहा था कि जब उसके घर के हालात ठीक हो जाएंगे तो वो मुझे अपनी दुल्हन बनाकर घर ले जाएगा। लेकिन फिर एक दिन रोशन गायब हो गया। मुझे उम्मीद थी कि वो एक दिन जरूर वापस आ जाएगा। इसी बीच अभे भी
पूरे दिन घर से गायब रहता था। अब तो वो रात भी बाहर गुजारने लगा था। एक दिन वह रोज की तरह घर से बाहर निकला और लौटकर वापस ही नहीं आया। माँ और हम बहनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। माँ पूरे दिन ऐसे ही रोती रहती थी जैसे उसकी मौत हो गई हो। हम बहुत दुखी रहने लगे थे। हम बहनें भी भाई को याद करते तो अपनी इच्छाओं पे आंसू बहाते। कई दिनों से हमें खाना नसीब नहीं हुआ था, जिसके चलते मेरी बड़ी बहन जब सीढ़ियों पर चढ़ी तो चक्कर खाकर गिर गई। उसके सिर पर गहरी चोट लगी और झटके से मेरी सबसे बड़ी बहन की मौत हो गई। दीदी गुजर गई, लेकिन ना तो माँ रोई और ना ही हम सभी बहनें रोई। माँ बोली, मीना की भूख मर गई। हमने कहा वह खुशनसीब थी, हम बदनसीब बहनें जिंदा थी। 1 महीना बीत गया होगा कि अभय वापिस लौट आया। वो ढेर सारे पैसे लेकर आया था। अपने साथ वो नीली सोल भी लेकर आया था। अबे बोला, माँ ये सोल रीना के लिए है। तो माँ बोली, बेटा वो अब इसे ओढ़ने के लिए इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनते ही वो परेशानी से सबका मुंह ताकता रहा। हम सब बहनों की गिनती करने के बाद बोला, माँ मीना क्यों मर गई? पिताजी मर जाते तो अच्छा होता। अबे अब बात बात पर रोता नहीं था। वो दुख की बात सुनकर भी हंस देता था। अबे के घर आने से इस घर में भरण पोषण की व्यवस्था हो गई थी। उसने माँ से कहा कि मैं एक बिजनेस करता हूँ। फिर माँ ने कहा, भगवान का शुक्र है। फिर अबे के दिन रात का कोई हिसाब किताब ही नहीं रहा था। वो कभी दिन में निकलता तो कभी रात को, और कभी रात भर बाहर ही रहता, लौटकर ही नहीं आता। हम बहनें पेट भरकर खाना खाने के बाद अबे को दुआएं देती थी। अबे ने माँ से कहा था, माँ जब मैं काम करके बाहर से आता हूँ ना तब कोई मुझसे बात ना करे। वो घर आता तो मुंह छुपाकर कमरे में चला जाता, और जब आराम करके बाहर आता तो खुश दिखाई देता। उसके दिन और रात का व्यवहार हमारी समझ से परे था। अब ये हुआ कि जब पेट भरने लगा तो अकल भी जाग उठी थी। अब माँ को अभय की चिंता होने लगी थी। माँ अभय से उसके काम के बारे में पूछती तो वो टाल देता था। माँ जिद करती तो वो उठकर बाहर चला जाता था। एक दिन जब पिताजी घर आए तो वह नशे में नहीं थे। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने घर आकर अभय को जोर जोर से पुकारना शुरू कर दिया। तो हम सभी बहनें और माँ दौड़कर पिताजी के पास पहुंची। अभय भी अपने कमरे से बाहर आ गया। वो जैसे ही बाहर आया, पिताजी ने उसके चेहरे पर थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए। पिताजी बोले, इस बेशरम ने तो मेरे नाम को ही डुबो दिया है। माँ ने कहा, जो शख्स खुद नशे में डूबा हो उसका नाम कोई और क्या डुबो देगा। पिताजी बोले, अबे तुम लोगों को हराम का खाना खिला रहा है। माँ भी आज रुकने वाली नहीं थी। कहने लगी, तुमने तो आज तक हमें एक निवाला भी नहीं खिलाया, भले ही वो हराम का क्यों ना हो। पिताजी अबे के जान के दुश्मन बने हुए थे। वो अबे को जान से मारने की धमकी दे रहे थे, उसे घर से निकालना चाहते थे। लेकिन माँ अपनी जिद पर अड़ी थी। लेकिन जब पिताजी ने माँ को तलाक देने की धमकी दी तो माँ ने एक नज़र अपनी आधा दर्जन अविवाहित बेटियों पर दौड़ाई और वो चुप होकर बैठ गई। उस दिन पिताजी ने अबे को अपमानित करके घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन अबे की आंखों में ना कोई आंसू थे और ना ही चेहरे पर कोई उदासी थी। अबे घर छोड़कर चला गया तो माँ ने पिताजी से पूछा, मेरे बेटे का अपराध क्या है? पिताजी ने माँ को कोई जवाब नहीं दिया और घर से निकल गए। अबे ने घर तो छोड़ दिया था, लेकिन उसने हमसे हाथ नहीं खींचा था। वो हर महीने माँ को अच्छी खासी रकम भेजा करता था। उसके पैसों से माँ ने नए इलाके में एक घर खरीदा। उस इलाके में किसी को नहीं पता था कि हम क्या सह कर आए हैं। हम तो सभी की नज़रों में खानदानी बन गई थी। माँ ने हमारे लिए रिश्ते ढूंढे और हमारी शादियां करवा दी। हमें नहीं पता कि अबे कहाँ है और किस हाल में है। लेकिन कल जब मैं बाजार गई तो मेरी मुलाकात अबे के दोस्त रोशन से हुई।
वो अभय के लिए बहुत चिंतित था। उसने हाथ जोड़कर मुझे विनती की कि मैं अभय से मिल लूं, वरना वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेगा। रमेश, आप प्लीज मुझे अभय के पास ले चलें। मैं कोमल की बातों से चकरा गया था। जब उसने हाथ जोड़कर मुझसे विनती की तो मैंने माथे पर बल डालते हुए कहा, मुझे सिर्फ तुमसे इतना पूछना था कि आज जो काम वाली मौसी मेरे घर पर आई थी उसकी हकीकत क्या है। तो वो बोली, मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगी, लेकिन मुझे डर है कि असलियत जानने के बाद आप मुझे तलाक दे देंगे। पर इससे पहले आप बस मेरे साथ मिलके अभय को ढूंढ लें, फिर आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। हमेशा की तरह मैंने कोमल की बात भी मान ली थी। मैंने उससे वादा किया था कि मैं अभय को ढूंढ कर लाऊंगा। मुझे रोशन भी याद था। कोमल ने खुद ही कबूल किया था कि वो उससे प्यार करती थी। सबसे पहले मुझे रोशन को ढूंढना था, जो कोमल को मार्केट में मिला था, लेकिन वह कोमल से मिलने के बाद कहीं गायब हो गया था। मैंने रोशन और अभय के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने सभी संपर्कों का उपयोग करने की कोशिश की थी, लेकिन जो बातें मुझे पता चल रही थी वो काफी परेशान करने वाली थी। और रोशन और अभय को लोग जिस काम के लिए जानते थे, वो अगर कोमल अपने कानों से सुनती तो डूब मरती। मैंने उनकी खोज जारी रखी थी। आखिरकार मैं उनके फ्लैट का पता हासिल करने में कामयाब हो गया था। शाम होते ही जब मैं ऑफिस से घर लौटा तो मैंने कोमल से कहा, कोमल तैयार हो जाओ, आज हम अभय से मिलने जाएंगे। वो मेरी बात सुनकर खुशी से उछल पड़ी थी। उसने तुरंत दुपट्टा सिर पर ओढ़ा और बोली, आप मुझे लेकर चलिए। तो हम दोनों एक पोश इलाके में एक फ्लैट के सामने खड़े थे। मैंने डोरबेल बजाई तो रोशन ने दरवाजा खोला था। वो मुझे नहीं जानता था, इसलिए बोला, आजकल अभय कोई शो नहीं कर रहा है, आप यहाँ से जा सकते हैं। रोशन का हुलिया औरतों वाला था। तभी मेरे पीछे से कोमल निकलकर सामने आ गई तो रोशन पीछे हट गया। हम अभय के फ्लैट में दाखिल हुए थे। अभय सामने लाउंज में बैठा हुआ था। उसके सोफे के सामने टेबल तरह तरह के नशे के सामान से भरा पड़ा था। इस समय वो भी नशे में ही दिख रहा था। कोमल को देखते ही उसने रोशन को इशारा किया था कि ये सब चीजें वो यहाँ से उठा दे। अबे तो अभी अपनी बहन से भी नहीं मिला था। वो बड़े कठोर स्वर में बोला, क्या करने आई हो यहाँ? कोमल अभय को इस हालत में देखकर रो पड़ी थी। तुम्हारी ये हालत कैसे हुई मेरे भाई? अभय रो पड़ा था। वो बोला, क्या क्या सुनोगी? जाने दो, रहने दो। कहाँ से शुरू करूंगा और कहाँ पर खत्म? क्या तुम ये सुनने आई हो कि अभय पूरे कानपुर शहर का सबसे मशहूर किन्नर है? अभय की बात सुनकर कोमल तड़प उठी थी। तुम्हें याद है ना कि मीना भूख से मर गई थी? तुम्हें तो याद ही होगा, लेकिन तुम ये नहीं जानती कि तुम्हारा भाई अभय भी भूख से मर गया था। उसके शरीर में एक नई आत्मा पैदा हो गई थी, एक किन्नर की आत्मा। घर में गरीबी थी ना, इसलिए रोशन ने मुझे कहा कि रात में लिपस्टिक लगाकर भीख मांगते हैं। मैंने उसकी बात मान ली, लेकिन उस रात भीख नहीं मिली थी, बल्कि ताने मिले थे। घटिया सुझाव सुनने को मिले। मेरी अंतरात्मा तो उसी रात को बर्बाद हो गई थी। अब मैं और रोशन रात को मेकअप करके भीख मांगते थे। एक रात हमको किन्नरों ने अगवा कर लिया था। उन्होंने कई दिनों तक हमें भूखा रखते हुए बहुत मारा भी था। वो गुस्से में थे कि हमने क्यों उनकी सीमाओं का उल्लंघन किया है। हम पुरुष होकर भी क्यों किन्नरों के हक को लूट रहे हैं? भला यह क्या बात हुई? कोमल, भीख मांगना भी किसी का हक होता है क्या? हम दोनों ने उन किन्नरों को अपनी हालत बताई तो उनका दिल नरम पड़ गया था। उसने 1 महीने बाद हमें पैसे वगैरह देकर भेज दिया था। लेकिन जब मैं घर आया तो मेरी बहन मीना घर पर नहीं थी। मैं टूट गया था, लेकिन मैं सोचता था कि कहीं तुम 6 जन भी भूख के मारे ना मर जाओ। इसलिए मैं रोज रात को चेहरे पर मेकअप लगाकर भीख मांगता।
हाँ, मुझे अच्छे पैसे मिलने लगे थे तो घर के हालात भी सुधरने लगे थे। लेकिन हमेशा हराम की पीने वाले मेरे पिताजी को मेरी कमाई हराम की कैसी लग रही थी। उसे किसी ने बताया था कि मैं किन्नर बनकर सड़क पर भीख मांगता हूँ। उसने मुझे घर से निकाल दिया था तो मैं जिद पर आ गया और वापस उस किन्नर के पास चला गया जिसने मुझे अगवा कराया था। मैंने उसे कहा था कि मुझे अपने साथ मिला ले। वो हंसने लगा था। उसके शब्द आज भी मुझे याद हैं। वो बोल रहा था कि अगर तुमने नाचना और गाना सीख लिया तो तुम बहुत आगे जाओगे, क्योंकि तुझ में नजाकत भी बहुत है। मैंने फिर सब कुछ सीख लिया, अदाएं, नाच गाना। मैं अपने शराबी बाप के हाथों मजबूर होकर मर्द से किन्नर बन गया था। पूरे शहर में मेरे नाम का डंका बजने लगा था। लोग मुझे दूर दूर से अपनी शादी ब्याह के समारोह में बुलाते थे। मैं जाता और डांस करके खूब पैसे कमाता था। फिर वो पैसे अपने सामने रख देता और नशे में धुत होकर अपने आप को मारता पीटता, खुद को गालियां देता कि मैं कैसा मर्द हूँ। हालात से तंग आकर किन्नर बन गया। फिर वो सारे पैसे आप लोगों को भेज देता था। जिस दिन आप में से किसी एक बहन की शादी होती थी तो मैं सारे कार्यक्रम रद्द करके लड़कों जैसे कपड़े पहनकर बहुत खुश हो जाता था कि तुम बहनों के सिर पर हाथ रखकर तुम्हें विदा कर दूं। लेकिन फिर सोचता कि अगर वहां किसी बाराती ने मुझे पहचान लिया तो क्या होगा। बस यही सोचकर फिर से रोने लगता था। फिर एक एक करके तुम सब बहनों की शादियां हो गई तो पिताजी और अधिक बेफिक्र हो गए थे। मुझे तो पता भी नहीं था कि माँ मेरे पैसों में से उस बेफिक्र इंसान को भी पैसे देती होगी। लेकिन क्या तुम्हें मालूम है कोमल, जब मैं एक समारोह में मंच पर परफॉर्म कर रहा था तो मेरी नज़र किस पर पड़ी? उस शख्स पर जिसे हम अपना बाप कहते हैं। वो नशे में धुत था। मेरे मेकअप के पीछे छिपे मेरे चेहरे को पहचान नहीं पाया था। पिताजी मेरे एक एक ठुमके के ऊपर पैसों की बरसात कर रहे थे। मैंने तो फंक्शन को पूरा करने के बाद अपने पिता के कान में जाकर कहा, पिताजी मैं तुम्हारा अबे हूँ। क्या मैं सबको बता दूं कि तुमने जन्म दिया है मुझे? मेरे हराम के पैसों से तो तुम बड़े इज्जतदार बन बैठे हो। मेरी बातें सुनकर पिताजी ने मेरे मुंह पर थूक दिया। अबे फूट फूट कर रोने लगा था। कोमल उसके गले लगकर तड़प रही थी। मेरी और रोशन की भी आंखें भीग गई थी। तभी अबे ने कहा, पिताजी ने उस बेटे के चेहरे पर थूक दिया जिसने उनकी वजह से अपनी मर्दानगी गंवा दी थी और अपनी इज्जत को मार डाला था। पिताजी ने हम सभी के साथ बहुत अन्याय किया। तब मुझे पता चला कि माँ पिताजी को छोड़कर अपनी दूसरी बेटी के घर चली गई है, तो मैंने पैसे भेजने बंद कर दिए थे। अब तो खैर मैंने भी नाचना छोड़ दिया है, इसलिए मेरी ये हालत है। मैंने भाई होने का फर्ज निभाया है। मैंने अपनी बहनों की शादियां तो कर दी हैं। अब मैं इस पापी और अपमानजनक जीवन को छोड़कर सबसे छिपकर रहना चाहता हूँ। कोमल और अभय के चेहरे पर उनका दुख बड़ी आसानी से देखा जा सकता था। कोमल बोली, अभय तुमने हम सभी के लिए जो कुछ भी किया है मेरे भाई, उसका कर्ज हम पूरी जिंदगी नहीं चुका सकते। आज हम सब बहनें अपने अपने घर में खुशहाली की जिंदगी जी रहे हैं और तुम यहाँ किस मुसीबत से गुजर रहे हो? अबे तुम जानते हो क्या पिताजी भीख मांगने लगे हैं? एक दिन हमारे घर पर दस्तक हुई तो मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने पिताजी खड़े होकर भीख मांग रहे थे। मेरे भाई, मैंने उन्हें घर बुला लिया और कहा कि मेरे घर की सफाई किया करो तो तुम्हें 2 वक्त की रोटियां दे दिया करूंगी। वो आते हैं और मेरे घर पर बड़ी मुश्किल से सफाई करते हैं। उनकी बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं है कि वह काम कर सके, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो भीख मांगे। सारी जिंदगी उसने मुफ्त की रोटियां तोड़ी हैं, तो क्या अब वो वैसा ही करेंगे? मैं उससे हम सबका हिसाब लेना चाहती हूँ। फिर कोमल ने मेरी तरफ मुड़कर कहा, रमेश वो काम वाली मौसी के रूम में आने वाला शख्स मेरा बाप है। अब सारी हकीकत मेरे सामने थी।
मैंने कोमल को माफ कर दिया था। मुझे भी अभय का बड़ा भाई बनना पड़ा। मैं उसको और रोशन को अपने साथ घर ले आया था। लेकिन जब डॉक्टर से बात की तो उन दोनों को नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवाना पड़ा था, जहां पर हर हफ्ते उनका मनोचिकित्सक द्वारा भी इलाज किया जाने लगा। जीवन की बहुत ही कड़वी यादें उनके दिमाग में बैठ गई थी, जिनको नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए मिटाना जरूरी था। मैं और कोमल हर हफ्ते उन दोनों से मिलने जाते हैं। उसमें बहुत तेजी से सुधार हो रहा है, जबकि कोमल अपने भाई के लिए रिश्ता ढूंढने में व्यस्त है। जहां तक कोमल के पिताजी का सवाल है, वह हर दिन हमारे घर की सफाई करने आते हैं। मैं कोमल को समझाता हूँ कि वह अपने पिताजी को माफ कर दे, मगर वह अभी माफ करने के लिए दिमागी तौर पर तैयार नहीं है। अब आप ही बता दीजिए कि क्या कोमल को अपने पिताजी को माफ कर देना चाहिए या फिर इसी तरह अपने पर हुए जुल्म का बदला लेते रहना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी और कौन सी जानकारी सबसे अच्छी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे ही ज़बरदस्त टिप्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना।